पहचान होती है कि ये प्राइमरी स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है और ये हाई स्कूल है। महोदय, अंतर तो दिखता है, अंतर तो दिखता है। पहले माननीय अनिल भाई, आप राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, आप राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। पहले उपलब्धि कैसे समझ में नहीं आएगी। पहले आप 5 हाई स्कूल के अध्यक्ष हुआ करते थे विद्यालय प्रबंध समिति के, और आज आप हर पंचायत के हाई स्कूल के विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं। अपने आप में भी झांकने की जरूरत है। पहले कितने विद्यालय के अध्यक्ष आप होते थे? पहले गिने चुने हाई स्कूल होते थे, 3-4 हाई स्कूल आपके विधानसभा क्षेत्र में होता था। आज हर पंचायत में हाई स्कूल हुआ, उत्क्रमित उच्च विद्यालय हुआ, और जहां नहीं हुआ वहां नवम के विद्यालय का संचालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, आपको जब मौका मिलेगा तो अपनी बात को रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, हमको समझ में नहीं आता है, जब हम लोग विधायक पहली बार बने तो हम लोग को लगता था कि विपक्ष के लोग आईना होता है सरकार का। जब ये बोलते हैं तो सरकार को एक आईना दिखता है कि भाई ये सुधार करने की जरूरत है। लेकिन यहां जितना बात होता है, जितना प्रस्ताव आ रहा है, ये निरर्थक आ रहा है। ये सरकार के जनता के पैसे का दुरुपयोग ही लोग करते हैं। कहीं कोई सार्थक बात ये लोग रख नहीं पाते हैं। जब हम लोग कहते हैं सूरज पश्चिम में है, ये कहते हैं कि पूरब में है, ये कहते हैं पश्चिम में है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग कहते हैं कि शराब बंदी होना चाहिए, ये कहते हैं कि शराब चालू कर देना है। हम लोग कहते हैं कि शिक्षा पर जोर देना है, ये कहते हैं कि शिक्षा नीति सही नहीं है। आपकी नीति कैसी थी? किस नीति पर आप काम करते थे? अध्यक्ष महोदय, इनके टाइम में न तो पोशाक का पैसा था, न इनके टाइम में छात्रवृत्ति मिल पाता था, न इनके टाइम में मध्याह्न भोजन था। इनके टाइम में क्या चीज था महोदय? इनके टाइम में पाठ्य पुस्तक फ्री नहीं मिलते थे। आज की सरकार ने इन सारे व्यवस्था को भी लागू किया और पारदर्शी तरीके से छात्र छात्राओं तक पहुंचने के लिए उनके खाते में भेजने की व्यवस्था की, ताकि दलाली प्रथा बंद हो जाए। महोदय, आपके तरह तो सिस्टम भी नहीं था और घोटाले पर घोटाले हो जा रहे थे। सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंसी से इन काम को किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति प्रतिस्पर्धा से लोगों में एक दिलचस्पी बढ़ता है, छात्र छात्राओं में। सरकार ने कहा कि 25,000 रुपया महिलाओं को देंगे, 50,000 रुपया देंगे स्नातक करने पर। आपके समय में एक योजना नहीं थी छात्र और छात्राओं को। आपने चॉकलेट से भी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने का काम नहीं किया। आज की सरकार 25,000 50,000 रुपया देने का काम करती है। अभी समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय जिनका रिजल्ट, जिनके यहां 100% छात्राओं की उपस्थिति होगी, उनको भी 5,000 10,000 रुपया पुरस्कृत करने की योजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, नवसृजित विद्यालय आपके समय में खुलते कहां थे? आपके समय तो विद्यालय की जरूरत थी नहीं। एनडीए की सरकार ने राज्य में नवसृजित विद्यालय को खोलने का काम किया। एनडीए की सरकार ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय करने का काम किया, और एनडीए की सरकार ने हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी खोलने का काम किया। हमारे यहां ढाका विधानसभा में एक महिला कन्या उच्च विद्यालय है करमावा, घोड़ासान में एक प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय है, और आज हमारे यहां 15 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। महोदय, मैं फिर से एनडीए की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हम भी इस सदन के मेंबर के रूप में एनडीए की सरकार के प्रतिभागी हैं। महोदय, काम क्या होता था पहले? अध्यक्ष महोदय, कस्तूरबा विद्यालय, आपका सोच क्या था? आपके समय में तो लड़की छात्राएं दिन में चलने में परेशानी होता था लोगों को, और आज एनडीए की सरकार ने कस्तूरबा 1, कस्तूरबा 2, कस्तूरबा 3, कस्तूरबा 4 तक जाने का काम किया। 8वीं तक की लड़कियों के लिए, 8 से 10 तक की लड़कियों के लिए, और अब 10+2 के लड़कियों के लिए भी कस्तूरबा विद्यालय की व्यवस्था, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था हुई है, जहां खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, तोशक तकिया से लेके सारी व्यवस्थाएं की गई है। आप तो माननीय सदस्य कभी जाते नहीं होंगे, आपका तो काम विरोध करना है। आप में से एक कोई माननीय सदस्य बता दे कि किसी कस्तूरबा विद्यालय में कभी गए हो, वहां की व्यवस्था को आपने कभी देखा हो? आप अगर गए हैं तो आप जब गए हैं, अध्यक्ष महोदय, जब ये गए हैं तो जब इनको मौका मिलेगा तो कस्तूरबा विद्यालय के योजनाओं के बारे में जानकारी दें इस सदन को कि कस्तूरबा में आता क्या है, कस्तूरबा का संचालन कैसे होता है, उसमें वार्डन कितने हैं, उसमें कुक कितने हैं, उसमें आदेशपाल कितने होते हैं, कितने हैं कितने नहीं है। आपने कभी सदन में इसका प्रश्न करने का काम नहीं किया, क्योंकि आपको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय,
जहां सरकार की कमी रहती है, विभागों में कमी होता है, हम लोग अपनी बात को रखते हैं। संक्षिप्त कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मेरा कुछ सुझाव भी होगा। माननीय मंत्री जी बैठे हैं। सरकार की नीति आई थी कि प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल खुलेगा। पहले हुआ कि जहां पर स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय है वहां पर हाई स्कूल नहीं खुलेगा, उसी को मान के चला जाएगा। लेकिन बाद में जहां स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय था वहां भी उत्क्रमित उच्च विद्यालय खोल दिया गया, नवम का संचालन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो हो गया है, एक ही हो, और जहां स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय है उसको उसी को जो है उच्च विद्यालय की मान्यता मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विद्यालय प्रबंधन समिति है। शिक्षा विभाग में दो तरह का मामला है। एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को पैसा प्राप्त होते हैं, एक तो विद्यालय प्रबंधन समिति के स्तर पे है। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो जाता है पैसा, इस पर कोई निगरानी नहीं हो पाता है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, पिछले दिन माननीय सदस्यों ने सवाल लाया था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान विद्यालय प्रबंधन समिति से बाहर नहीं हो सकता। समिति अलग रहे लेकिन उसका अनुश्रवण और निगरानी विद्यालय प्रबंधन समिति के जिम्मे दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2012 में कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू हुआ था हाई स्कूलों में, 2017 तक की योजना थी। 2017 के बाद यह कंप्यूटर ट्रेनिंग बंद हो गया। सारे कंप्यूटर पड़े हुए हैं स्कूलों में। अध्यक्ष महोदय, हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि अविलंब जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चालू हुए थे हाई स्कूलों में, जहां कंप्यूटर जो सामग्री है वो विद्यालय का हो गया और किसी एजेंसी को मिला था। अब एजेंसी का जब समय समाप्त हो गया तो अब उसको चलाने के लिए अलग से दूसरे एजेंसी की व्यवस्था हो या कंप्यूटर संचालन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था हो। अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक आधारभूत संरचना है जिसके माध्यम से हाई स्कूल के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 1.5 करोड़ का हम तो धन्यवाद देंगे माननीय मंत्री जी कि अब जो आप टेंडर करने जा रहे हैं उसमें आपने पूरे सामान को भी शामिल कर दिया है। कुर्सी टेबल से लेकर सभी चीज को शायद आप लोगों ने उसी टेंडर में शामिल कर दिया है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जैसे मेसौरा बाजार है, बहड़वा फतेह, अध्यक्ष महोदय जलेगा तो हम बैठ जाएंगे, बहड़वा फतेह मोहम्मद है, पुरनहिया है, यहां भवन बना लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको ये नहीं पता है कि भवन कैसे बना, इसको हैंड ओवर टेक ओवर कैसे किया जाना है। मेरा आग्रह होगा आपसे कि शैक्षणिक आधारभूत संरचना को जिला शिक्षा पदाधिकारी से टैग करने की जरूरत है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से टैग करने की जरूरत है कि भवन जब बने तो बनने के साथ साथ उसका हैंड ओवर टेक ओवर की कार्रवाई भी हो जाए। हमारे मित्र हैं और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री है सुमित जी, उनका भी है, उनको हम धन्यवाद देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं कि नौजवान हैं, आप अपने विभाग को और अच्छे ढंग से चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शालिनी मिश्रा जी। महोदय, मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी के विभागीय मांग का समर्थन एवं मांग की कटौती प्रस्ताव के विरोध में खड़ी हूं। महोदय, मैं आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं हमारे पार्टी के मुख्य सचेतक आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं कि इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। महोदय, मैं अपने केसरिया विधानसभा की महान जनता का भी आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर में मुझे आने का अवसर दिया और मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ खड़ी हूँ। मैं अपने स्वर्गीय पिताजी पूर्व सांसद स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी एवं माता जी का भी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने यह सपना देखा कि मैं जनता की सेवा में अपना जीवन लगा दूं। महोदय, आज मेरा पहला स्पीच विधानसभा में है। आशा करती हूँ कुछ त्रुटि होगी तो माननीय वरिष्ठ सदस्य इसको इग्नोर कर देंगे। महोदय, शिक्षा किसी भी सरकार की रीढ़ है। शिक्षा के स्तर से ही किसी भी सरकार को आंका जाता है। इसीलिए किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि शिक्षा के प्रति सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें, जो कि बहुत ही बखूबी हमारे मुखिया माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इस बजट में सबसे ज्यादा अगर किसी विभाग को बजट मिला है तो वो शिक्षा विभाग का है। मैं इसके लिए बिहार सरकार का आभार प्रकट करती हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी आभार प्रकट करती हूँ। महोदय, शिक्षा के लिए कुछ आधारभूत संरचनाएं होती हैं, जैसे कि भवन,
जैसे कि भवन, उपस्कर, माननीय सदस्यगण, जब आपका समय आएगा आप भी बोलिएगा। प्लीज मुझे बोलने दें, तो आग्रह है बोलने दें। आप बोलते जाएं। आधारभूत संरचनाएं, भवन, उपस्कर एवं प्रयोगशालाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों को याद दिलाना चाहती हूं कि 2005 के कालखंड में जब हम किसी शहर से भी, गांव से भी, पंचायत और कस्बे से गुजरते थे महोदय, तो उस गांव, कस्बे, पंचायत का सबसे जीर्ण शीर्ण जो खंडहर जैसा जो मकान होता था, हम बिना पूछे ही समझ जाते थे कि वो विद्यालय का भवन है। जबकि आज खूबसूरती ये है कि उस जगह की सबसे चमचमाती बिल्डिंग विद्यालय की होती है और हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारा विद्यालय है, हमारे बिहार सरकार का विद्यालय है महोदय। पहले जहां पर विद्यालयों में भैंस, बकरों और गाय का बसेरा हुआ करता था, कई विद्यालय पेड़ के नीचे भी चलते थे, अब विद्यालयों में भवन, उपस्कर, प्रयोगशाला, शिक्षक, छात्र और पढ़ाई बखूबी से होती है। 1990 से 2005 का ही कालखंड था महोदय, जब हमारे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जोर शोर से चरवाहा विद्यालय की स्थापना करवा रहे थे और गरीबों, शोषितों, वंचितों को भैंस के साथ और जानवरों के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे महोदय। ठीक उसी समय महोदय ठीक उसी समय जब वो ये कर रहे थे, ये महान कार्य कर रहे थे पहली बार बोल रही हैं महोदय, जब वे अब 2 मिनट बचा है, ठीक है, अपना समापन करें महोदय। आप ये पहली बार बोल रही हैं, मौका मिलेगा महोदय, आग्रह है आप लोग सुने मेरी बात को। ठीक उसी समय विडंबना ये है कि ठीक उसी समय जब वो गरीबों, शोषितों, वंचितों को इस महान कार्य के लिए, इस भैंस के विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, अपने सुपुत्र जो सौभाग्य से हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, आज माननीय तेजस्वी यादव जी को भारत के एक सबसे बड़े विद्यालय डीपीएस आरके पुरम में पढ़ा रहे थे। ये कैसा दोहरा मापदंड था महोदय, ये कैसी विडंबना थी महोदय कि एक तरफ गरीबों को तो आप चरवाहा विद्यालय में भैंसों के साथ पढ़ा रहे हैं। आप संक्षिप्त कर लें। जी महोदय, मैं करती हूँ। बिहार में महिला शिक्षा के लिए जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और बिहार सरकार ने किया है वो उल्लेखनीय है महोदय। जब महिलाएं जाती हैं स्कूल, लड़कियां जाती हैं स्कूल, जब साइकिल की योजना शुरू की गई, उसकी खूबसूरती देखते बनती है। और जब लड़कियां बड़ी हुई 6ठे क्लास के बाद महोदय, तो मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए कि उन्होंने जब देखा कि उनके पास उपयुक्त कपड़े नहीं है, उन्होंने पोशाक योजना भी शुरू की। शिक्षा के प्रति उनकी संवेदनशीलता के लिए मैं उनको सलाम करती हूँ महोदय। मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं महोदय, जिसको मैं बहुत जल्दी आपके सामने रखती हूँ। हमारे क्षेत्र में एक महाविद्यालय की स्थापना की जाए महोदय। इसके साथ साथ लोक शिक्षकों की नियुक्ति भी बहुत जरूरी है। टोला सेवकों की नियुक्ति बहाली की जाए जो बाकी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ। आप बैठ जाइए। एक मिनट महोदय, पहली बार बोल रही है, 1 मिनट मौका दीजिए महोदय। आंध्र तेलंगाना की तरह अगर हम बिहार में भी आईटी हब स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम शिक्षा की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, हम संप्रभुता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। माननीय महोदय, समय समय पर अगर केसरिया विधानसभा सहित पूरे बिहार में अगर शिक्षकों को समय पर स्कूल जाने और पढ़ाने के लिए हम और ज्यादा प्रेरित करेंगे तो शिक्षा की स्थिति में बहुत सुधार होगा। संस्कृत को अगर हम बढ़ावा देते हैं और मेन शिक्षा धारा में लेकर आते हैं तो इससे गतिशीलता बढ़ेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे इस समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बस एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि संगत का बहुत असर होता है महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी साथ में उन्होंने काम किया है। एक शेर उनके लिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के लिए, कहते हैं कि हो जाता है
कहते हैं कि हो जाता है संगत का असर, पर कांटों को आज तक नहीं आया महकने का सलीका। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं सरकार की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात को अब समाप्त श्री करती हूं। सतीश कुमार, 10 मिनट का समय है। श्री सतीश कुमार, अब उनका समय आप बर्बाद करेंगे? सतीश जी शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, विचारधारा को सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। चलिए। सबसे पहले अपने पार्टी को और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें इस सदन में भेजा और शिक्षा पे बहस में आज कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है उसकी शुरुआत कहां से करूं। तो समझ लें पहले। भगत सिंह, जब वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, वही सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं महोदय कि बोलते रहिए। भगत सिंह 1928 में छात्रों के नाम चिट्ठी लिखते हैं जो कृति में छपता है महोदय। वो कहते हैं शिक्षा के बारे में कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है उन्हें आज अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है महोदय, ये उसी की ओर ये इशारा कर रहे हैं। आज जो 15 साल में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है, जो बेबसी है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है महोदय। एक विद्यालय की मैं चर्चा करना चाहता हूं जो श्री कृष्ण श्री स्वर्गीय इसी विधानसभा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके नाम पर बेगूसराय में महिला विद्यालय है, महाविद्यालय है, जहां पे महोदय 15,000 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन उन छात्राओं को पढ़ाने के लिए मात्र 19 प्रधानाध्यापक है, मात्र 19 टीचर है महोदय। तो 800 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर और 8 कमरे में वो महाविद्यालय चल रहा महोदय। इधर उधर नहीं देखे, इधर देखे। 8 कमरे में महोदय वो विद्यालय चल रहा है। एक कमरे में 1500 बच्चियां बैठने की व्यवस्था है। यही है 15 साल का आईना महोदय शिक्षा का। हम महोदय कहना चाहते हैं कि बिहार में पहले पटना साइंस कॉलेज हुआ करता था, बीएन कॉलेज हुआ करता था महोदय, और उसके साथ मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज, आरडीएस कॉलेज, दरभंगा का सीएम साइंस कॉलेज, भागलपुर का टीएनबी कॉलेज, गया का गया कॉलेज जिसमें प्रेम कुमार जी पढ़े हैं, और अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज जिसमें राज्य के बाहर के भी बच्चे 2005 के पहले पढ़ने आते थे, लेकिन 2005 के बाद एक भी राज्य के बच्चे इन कॉलेजों में नामांकन करने के लायक नहीं समझते हैं बच्चे। ये स्थिति बिहार के विश्वविद्यालयों का हो गया महोदय। तो और नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है महोदय। नई शिक्षा नीति की बजट में भी बात की गई है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे महोदय कि नई है शिक्षा नीति का और नया बना कानून, और पढ़ने वाले 3 जो मित्रों हैं, 3 पढ़ेंगे जाकर देहरादून की बाकी भैंस चराएगा। यही स्थिति उत्पन्न की जा रही महोदय। हम कहना चाहते हैं कि जब बिहार में छात्र आंदोलन के उपज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी छात्र आंदोलन से उपज रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी भी। आज लालू प्रसाद यादव जी के चरवाहा विद्यालय पर टीका टिप्पणी और उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है, जिसपे यूनेस्को में भी रिसर्च हो रहा महोदय। हम एक कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का सोच को समझिए कि उन्होंने कहा, ए सुअर चराने वालों, ए भेड़ चराने वालों, ए भैंस चराने वालों, ए बकरी चराने वालों, ए जूता बनाने वालों, ए ताड़ पे चढ़ने वालों, ए बैगन बेचने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन आज 15 साल में नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं? ए मैट्रिक करने वालों, ए इंटर करने वालों, ए बीए करने वालों, ए पीजी करने वालों, ए एमबीए करने वालों, ए इंजीनियरिंग करने वालों, बकरी चराना सीखो, भैंस चराना सीखो। यह है अंतर लालू प्रसाद यादव जी में और नीतीश कुमार जी में। यह अंतर है महोदय कि वो भैंस चराने वालों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आप पढ़ा लिखा करके उनको भैंस चरवाना चाहते हैं। इसीलिए आपने कहा है कि 5 लाख रुपए का लोन देंगे और उससे वो भैंस का खटाल खोलेंगे और बकरी का खटाल खोलेंगे। इसीलिए बीए और एमबीए कर रहे हैं महोदय। पकौड़ा योजना तो इनका महत्वाकांक्षी योजना महोदय, इस पर भी यूनेस्को में हो सकता है रिसर्च हो। समीर साहब आप हिंट न करें, इसलिए महोदय आपको भी मौका मिलेगा। आज पटना यूनिवर्सिटी जो 100 साल 2017 में पूरा कर लिया था महोदय,
नीतीश कुमार जी की बेबसी को मैंने देखा है बहुत नजदीक से महोदय। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे थे उसके 100वीं सालगिरह के प्रोग्राम में और नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ा रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो हठ धर्मिता था, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला महोदय। यदि वो दर्जा मिला होता तो आज हजारों छात्र का भविष्य उज्जवल हो रहा होगा महोदय, लेकिन ये नहीं हो सका है। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन के बारे में जो हमारे समाज में जो है, एजुकेशन इज द टाइप ऑफ थर्मामीटर विच मेजर द नेचर एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। तो महोदय इस तमाम एजुकेशन से ही दुनिया में सब चीज नापा तोला जा सकता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है शिक्षित बनो, राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है दो बातें मोटी मोटी, सबको शिक्षा सबको रोटी। लेकिन महोदय क्या ये सबको शिक्षा मिल पा रहा है? अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि बड़ी चमचमाती बिल्डिंग अब नजर आ रही है। मैं कहना चाहता हूं 15 साल में जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का ये हालात बना दिया गया है, यहाँ पे पॉलिसी मेकर के एक भी बच्चे उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं और न उसको पढ़ने के लायक समझते हैं। और 2005 के बाद जब दलित पिछड़े के बच्चे तेजी से इस विद्यालय की तरफ लालू प्रसाद यादव जी के प्रयास से जब जाने लगे तो तेजी से सरकारी विद्यालयों को नष्ट किया जाने लगा, बर्बाद किया जाने लगा और निजी विद्यालय के लिए दरवाजा खोल दिया गया महोदय। आज बिहार में माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हैं, बताइए कि जो 5,000 रुपया से ज्यादा का इनकम कमाता है वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता महोदय। ये स्थिति आ गई है। हम पूछना चाहते हैं कि वही नीतीश कुमार जी वही पटना यूनिवर्सिटी में जब संघर्ष कर रहे होते थे तो जोर जोर से नारा लगा रहे होते थे कि राष्ट्रपति का बेटा या भंग की संतान, सबकी शिक्षा एक समान लागू करने की, लेकिन 15 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद इस ओर एक कदम ही उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया महोदय। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था खास करके प्राइमरी स्कूलों की हालात बहुत जर्जर है महोदय, और निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और निजी स्कूलों अभी के हकीकत बन गए हैं। लेकिन निजी स्कूलों में फीस के नियंत्रण पे, शिक्षा की गुणवत्ता पे, वहां की टीचरों की गुणवत्ता पे, वहां के कैंपस की गुणवत्ता पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर जितना स्कूल को मन होता है उतना फसूल। आपका समय समाप्त हो गया है महोदय। नए सदस्य महोदय 1 मिनट और दिया जाए महोदय। समय तय है ना, और सभी दलों का समय तय। आप ही के क्षेत्र से आए महोदय, कृपया बैठ जाएं। तो महोदय हमें कहना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के लिए एक नियंत्रण कमेटी बने बिहार में कि वो मनमाना शिक्षा नहीं वसूल सके, ड्रेस के नाम पर बच्चों को ठगी नहीं कर सके और छत्रपति यादव जी बच्चों के साथ में ठगी नहीं हो सके महोदय। इसके लिए एक कमेटी शिक्षा मंत्री जी बनाइए, क्योंकि जिसको A, B, C, D कैटेगरी में हम बांट सकते। आप आसन ग्रहण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय तय। सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का खगड़िया विधानसभा की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया, साथ ही विधानसभा के सभी सदस्यगणों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आपने कांग्रेस पार्टी के CLP लीडर एवं सचेतक महोदय का भी आभार प्रकट करता हूं। महोदय, इस शुभ बेला में मैं अपने परम आदरणीय पूज्य पिता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव पूर्व मंत्री बिहार सरकार को अपनी ओर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन करता हूं, जिनके प्रेरणा एवं संस्कार से सदन का सदस्य होने का अवसर प्राप्त हुआ है। महोदय, सदन का समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपका ध्यान बिहार के वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रति लाना चाहता हूं। मात्र 2 मिनट है। जी सर। आजादी के 70 साल बाद भी साक्षरता का दर महज 63-80% रही है। महोदय, मैं खगड़िया विधानसभा की और आपको ले चलना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर खगड़िया विद्यालय विधानसभा में 9 हाई स्कूल है जिसकी स्थिति बिल्कुल जर्जर बनी हुई है, उसकी इंक्वायरी कराने की जरूरत है। नेशनल स्कूल के चलते देखिए हालत खराब है। बालिका उच्च विद्यालय में बाउंड्री नहीं है विगत 15-20 सालों से। आपकी जदयू की विधायक भी रही है वहां 5 वर्षों से। पूरे क्षेत्र की इंक्वायरी कराने की जरूरत है, विद्यालय की हालत है। महोदय, मैं आपको शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा, एक बार कमेटी बना करके खगड़िया विधानसभा के सभी विद्यालयों की जांच करा करके उसकी विकास कार्य काम करे। मैं अपनी ओर से मांग करता हूं। साथ ही साथ
जितने भी उत्क्रमित विद्यालय बनाए गए महोदय, उनमें शिक्षक की घोर अभाव है। मिडिल स्कूल के शिक्षक को पढ़ाते हैं। अभी मनसी घराड़े में नई बिल्डिंग बनी है, उसमें बेंच डेस्क नहीं है सरकार का, और विद्यालय को जवाब दिया जा शिक्षा विभाग से कि आप पढ़ाई शुरू करो। महोदय, अधिकांश विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, पुराने बिल्डिंग बना हुआ है, छत ढह रही है। मैं चाहता हूं सदन की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री कमेटी बना करके पूरे खगड़िया विधानसभा में विगत 20 वर्षों से जो विद्यालय के क्षेत्र में प्रगति हुई या नहीं हुई, दोनों की जांच कराई जाए और जहां काम नहीं हुआ है उस पर कार्रवाई किया जाए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह जी। अब मैं अपने पार्टी के तरफ से 5 मिनट समय आवंटित किया था और एक माननीय सदस्य शंकर दुबे ज्यादा बोल चुके हैं, उनका समय बढ़ गया था, इसीलिए जी। आज सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि बिहार की विधानसभा में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी उस जनता का, अपने उन लोगों का जिन्होंने प्रचंड बहुमत से लालगंज की ऐतिहासिक धरती से मुझे इस बिहार की विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भेजा है। मैं अब स्मरण करता हूं अपने उस पूज्य पिता को जिन्होंने जीवन पर्यंत मुझे संघर्षपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी है। मैं स्मरण करता हूं अपनी पूज्य माता का, जिनकी प्रेरणा से मैं सरकारी नौकरी छोड़कर समाज की सेवा में आज इस सदन का सदस्य बनने के लिए प्रेरित हुआ। महोदय, आज जब शिक्षा की बात चल रही है तो हमको बिहार के उस नालंदा विश्वविद्यालय की कौंध दिखाई पड़ती है, नजरों के सामने उसका वैभवशाली इतिहास दिखाई पड़ता है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय के आलोक से दुनिया आलोकित होती रही है, जिस नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान से दुनिया को ज्ञान प्राप्त होता रहा है, जिस वैशाली की धरती ने इस बिहार के सूबे, बिहार की वैशाली की धरती ने जिस गणतंत्र का ज्ञान सारी दुनिया को दिया, आज जिस चाणक्य ने नीति का निर्धारण सारी दुनिया को सिखाया, उस बिहार सूबे बिहार की स्थिति 2005 के पहले के लोगों ने क्या कर दी, ये देखकर दुर्दशा मन में आता है। अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले जो सरकारें थी वो किस प्रकार की सरकार थी, कैसे शिक्षा बिहार के अंदर चल रही थी। हमने अपनी आंखों के सामने अपने शिक्षकों को किराने के दुकानदारों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि मुझे इस बार राशन का सामान दे दीजिए, मैं जैसे वेतन मिलेगा वैसे वेतन दूंगा। ये गिड़गिड़ाते हुए हमने अपने शिक्षकों को देखा है। हमने ऐसे महाविद्यालय, हमने ऐसे विद्यालय देखे हैं, ऐसे जर्जर विद्यालय देखे हैं। प्लीज बैठ जाइए मित्रों, बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने वो विद्यालय देखे हैं जिनके ऊपर छप्पर नहीं है, विद्यार्थियों को नीम के गाछ के नीचे चटाई पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हुए मैंने देखा है। मैंने उस दृश्य को देखा है कि बिहार के विद्यालयों पर छप्पर नहीं है, छप्पर में फेरने के लिए, खप्पर के लिए पैसा बिहार की सरकार नहीं देती थी। ऐसी दुर्दशा से निकाल करके हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऊंची सड़कें बनाई, चकचकम चमचमाती हुई सड़कें अगर बिहार को दी तो चमचमाती हुई बिल्डिंग और विद्यालय भी बिहार को दिया है। ऐसी सरकार हमारी है। हम इस सरकार को धन्यवाद देते हैं जिसने इस शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। अभी हमारे अवध बिहारी बाबू अभी चर्चा कर रहे थे कोठारी कमीशन की। कोठारी कमीशन में क्या हुआ था? कोठारी कमीशन की ईमानदारी पूर्वक अगर कही जाए तो आप सीने पर हाथ रख करके देखिए कि कोठारी कमीशन को लागू करने से आपको किसने रोका था? आपकी सरकार थी, कांग्रेस के लोगों की सरकार थी जो आपके साथ आज बैठे हैं। कोठारी कमीशन को लागू करने से किसने रोका था? किसने कहा? आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी इस सदन के सदस्य रहे हैं, इस सदन के नेता रहे हैं, और कोठारी कमीशन को अगर लागू नहीं किया गया तो उनके लड़के आज प्रतिपक्ष के जो हमारे नेता हैं वो दिल्ली के आर के पूरम के विद्यालय में पढ़ते थे और आप कोठारी कमीशन की बात कर रहे हैं, कोठारी कमीशन लागू करने की बात कर रहे हैं। आपने ईमानदारी पूर्वक लागू नहीं किया, आपने कोठारी कमीशन को रोका है। मित्रों, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, शांति बनाए रखे प्लीज। मैं इस बात को, उनकी आदत बनी हुई है, उनकी आदत बनी है बैठे बैठे बोलने की, बुजुर्ग है, आदत बनी हुई है। मैं मांग करता हूं आज के इस प्लीज बैठ जाइए, आपको बोलने दीजिए। आज हमारी सरकार ने कहा है, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कहा है, हम विश्वास करते हैं कि एक बेटी पढ़ेगी तो हमारी 7
पुश्तें तरेंगी, इस भावना के साथ हम काम करने वाले लोग हैं। और इसीलिए हमने अपनी लड़कियों को कहा है कि जो इंटर पास करेगी उसको 25,000 रुपया वजीफा देंगे, जो स्नातक पास करेगी उसको 50,000 वजीफा देंगे। ये विश्वास करने वाली हमारी सरकार है, इसलिए हम काम करने वाली सरकार है। मित्रों, हम कहते हैं हमको वैभवशाली बिहार चाहिए, हमको समृद्ध बिहार चाहिए। इसलिए महोदय, मेरे समय से ये न काटा जाए, मेरे समय से ये न काटा जाए। हम समृद्धशाली बिहार चाहते हैं, हम गौरवशाली बिहार चाहते हैं। हमको गौरव से दूर करने का काम किसने किया? सोवियत रूस से और चाइना से प्रेरणा प्राप्त करने वाले इतिहासकारों ने हमको अपने गौरवशाली इतिहास से बाहर किया है। हमारे गुरु गोविंद सिंह, जिनके दोनों बेटे, हमारे गुरु गोविंद सिंह जिनके दोनों बेटे जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए। आप बैठिए। हमको अध्यक्ष महोदय, अकबर महान है, अकबर महान है, ये 5 पन्नों में मुझको पढ़ाया गया। परंतु घास की रोटी खा करके भी पराधीनता स्वीकार नहीं करने वाले महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों से महरूम कर दिए गए। ऐसा इतिहास इन कम्युनिस्टों ने हमको पढ़ाया है। हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिहार की धरती के शान गुरु गोविंद सिंह, जिनके दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए, उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए, उनके लिए यथावत स्थान दिया जाए। हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, इन समृद्धशाली बिहार लाना चाहते हैं। और ये वामपंथी लोग इनको कुलबुलाहट होती है जब हम अपने गौरवशाली इतिहास का स्मरण करते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था, शांति बना रखिए। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी ने कहा था, हारे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने हमको हारे हुए मन का बना दिया, हमको टूटे हुए मन का बना दिया। और इसके खिलाफ हमको संघर्ष करना है, इस बात के खिलाफ हमको संघर्ष करना है। और हम तो मांग करते हैं अपने शिक्षा मंत्री से, हम मांग करते हैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री से, इतिहास के पन्नों को समृद्ध करिए, इतिहास का पुनर्लेखन कराइए और हमारे गौरवशाली इतिहास को हमारे सामने खड़ा करिए। इतनी बात कहते हुए अपने क्षेत्र की महान जनता का एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य, माननीय श्रीमती संगीता कुमारी जी 7 मिनट। माननीय सदस्य संगीता कुमारी जी 7 मिनट। समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ। अरे सुनिए, बोल रही है तब सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय जगदा बाबू जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि जिसने इस महिला को पहली बार महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए मोहनिया की आजादी के बाद प्रथम महिला विधायक बनने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं अब धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी पार्टी को। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मोहनिया विधानसभा की समस्त जनता का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का अवसर मुझे प्रदान किया। मैं आजीवन इसके लिए मैं आभारी रहूंगी। मैं सभी माननीय सदस्यों के बीच में मैं पहली बार बोल रही हूं, इसलिए मैं आप सभी को भी मैं सादर प्रणाम करती हूं। शिक्षा की बात चली है और शिक्षा की बजट पर हम कटौती प्रस्ताव पे बोलने का अवसर मिला है और शिक्षा की बात हुई और बार बार सदस्यों के द्वारा कहा रहा है। महोदय, शिक्षा की नींव पर ही किसी राज्य की बुलंद इमारत खड़ी होती है। शिक्षा हमारे ज्ञान, कुशलता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सुधार लाती है। शिक्षा ही मानव में मानवता के सही मार्ग को दर्शाती है। लेकिन वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल जो है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा की मैं बात करूं, चाहे मैं उच्च शिक्षा की मैं बात करूं, हर दिशा में ये सभी जानते हैं कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो सब गर्त में है। बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के विवश हो गए। सवाल उठता है कि आप शिक्षा की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा का स्तर आज के समय में क्या है?
आप भवनों की बात करते हैं, जिस मिड डे मील की बात करते हैं, मैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं। हम चाहे वो जिस आकार में, लेकिन पहली से 5वीं तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, आज सरकारी विद्यालयों की मैं बात करना चाहूंगी, जिस मिड डे आज के बच्चे एजुकेशन की बात नहीं करते, आप उसकी व्यवस्था करते हैं कि कुपोषण के शिकार जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उस बच्चों के खाद्यान्न के लिए तो दोपहर में आप देखो कि जो अपराह्न में बच्चे घंटियां, थाली और चम्मच बजाते भेजते हैं कि हमें भोजन मिलेगा। जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है सरकार, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भवन है, कुर्सी नहीं। आज भी मैं कैमूर जिले से आती हूँ, आज भी मैं अंबेडकर नगर भभुआ के वार्ड नंबर जनगणना और भवन निर्माण के लिए लगाया है। शिक्षक का काम शिक्षा देना होता है। गुरु की महत्ता हमारे समाज में बहुत ही उच्च कोटि की होती है। तो शिक्षक को जब आप जनगणना में, जाति गणना में लगा देंगे और ब्लॉक में प्रतिनियुक्ति कर देंगे, तो सवाल उठता है कि राइट टू एजुकेशन की बात करने वाली सरकार के सामने ये सवाल उठता है कि राइट टू टीचर की बताइए। तो शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मैं आग्रह करना चाहती हूं कि आप खाने के लिए आप उसकी अलग एनजीओ के माध्यम से आप व्यवस्था करें। शिक्षक को शिक्षण कार्य में ही लगाए रहे तो निश्चित रूप से एक नया दिशा तय होगी। महोदय, राइट टू एजुकेशन में गरीब बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तक दिया गया है, लेकिन समय पर नहीं, क्यों नहीं समय से पूर्व स्कूल आती है, उन्हें सुनिश्चित पहले बुक किताबें नहीं दी जाती हैं। भवनों की मैं बात करना चाहती हूँ। 35% शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की कमी है महोदय। आज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी राज्य के, किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना ये बहुत ही जरूरी है। जब तक से आप उन्हें 10% स्कूलों में भवन नहीं है, 50% में चार दीवारी नहीं है, 30% खेल के मैदान नहीं है, 10% शौचालय नहीं है, तो सवाल उठता है कि कहां से शिक्षा के बारे में 2005 की बार गिनती नहीं कर सकते आप। विश्वविद्यालयों की बात आप देखेंगे कि डिग्रियां लेने में बच्चे 5 डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और 7 साल तक इंतजार करते रहते कि अब हमें डिग्री मिलेगी, अब हमें। ये स्थिति है विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की। शिक्षकों की कमी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ महोदय, मैं कैमूर जिले से आती हूँ और जिस परिवेश में मैं एक महिला हूँ और मैं जिस समाज से आती हूँ, शायद राजनीतिक परिपाटी में मैं पहली आई हुई हूँ। एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चियों के लिए अगर विद्यालय खोल दिया जाता है तो निश्चित रूप से महिलाएं, बच्चियां और सशक्त होंगी। ये एक मैं पहल करना चाहती हूँ। अगर ट्यूशन जाती है जिले तक तो कई तरह की छेड़खानी और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस तरह आए दिन समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। और जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, किसी भी समाज की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो आधी आबादी को सशक्त करना बहुत ही जरूरी है महोदय। इसलिए मैं आग्रह करना चाहती हूं कि महिला महाविद्यालय हमारे जिले में खोला जाए। सही है, बोल रहे हैं, ये पूछते हैं या ठीक है, लेकिन चरवाहा विद्यालय जिसके लिए आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है, उसकी ख्याति प्राप्त है, तो आपके पिताजी ने जिन्होंने उसे खोला, उन्होंने क्यों नहीं आपको पढ़ाया? अगर वह चरवाहा विद्यालय उतना उपयोगी था तो आप उसे उन्हें पढ़ाते। ये गरीब गुरबे की बात करते हैं, चरवाहा विद्यालय खोलते हैं, लेकिन अपने बच्चे के नामांकन के समय में जब मौका मिलता है तो वे नामांकन नहीं लेते हैं, कराते हैं। और तथाकथित बच्चे बड़े विद्यालयों में जाकर के अपने बच्चे का नामांकन कराते हैं। दिगर बात है कि उनके बच्चे डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं। जिस विद्यालय की स्थापना वे खुद की करते हैं, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था पर उनको खुद का भरोसा नहीं रहता है। प्रतिपक्ष के नेता ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख आर्टिकल लिखे थे। आर्टिकल को पढ़ने का मुझे मौका मिला। डिग्री तो माध्यमिक स्तर तक वे प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन पेपर में कॉलम लिखते हैं। कैसे लिखा, या तो वे बेहतर ही बता सकते हैं या मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे पढ़ने का मौका मिला जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पावर टू मुखिया टू डायरेक्ट रिक्रूट टीचर एंड सेट द टेबल प्रेसिडेंस ऑफ हायरिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ही शिक्षा मित्र की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। आप जब पत्र ये लिखते हैं कि वह मुखिया सही नहीं किया, तो आपने क्यों दिया यह अधिकार? मैं महोदय, मैं सदन में आने से पहले
मैं एक आज अखबार है जिसमें बतौर ब्यूरो प्रमुख में कार्य करता था, जिसमें 2 पेज का समाचार लिखने का आपका मुझे समय समाप्त हो रहा है, कृपया बैठ जाएं। 1 मिनट सर। अंत में मैं आपके माध्यम से ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय और संचालित शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह संस्था राज्य के उच्च शिक्षा के रूप में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ पर 80,000 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस संस्था का अधिग्रहण कर राज्य के महोदय, जिस तरीके से इस सदन का कस्टोडियन आप हैं, वैसे ही इस देश का कस्टोडियन, इस देश के लोकतंत्र का कस्टोडियन यहाँ का संविधान है। संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में यह कहा गया है कि समान शिक्षा दिए बगैर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते। इक्वल एजुकेशन अगर नहीं देंगे तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, और पूरी दुनिया में इसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन आज पूरे देश के भीतर और बिहार के भीतर शिक्षा को बाजार की सामान बना करके, बाजार की वस्तु बना करके हमने बिहार के और देश के तमाम करोड़ों छात्रों को, बच्चों को गरीब और अमीर में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जिनमें नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए महंगे स्कूलों में 1-1 लाख रुपए लग जा रहे हैं। उन स्कूलों में तमाम ऐसी फीसें हैं। वो स्कूल बाद में है महोदय, वो पहले दुकान है, और उस दुकान में जो मध्यम दर्जे के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अपना पेट काट करके पढ़ा रहे हैं। उन स्कूलों में अगर कोई 10वीं तक की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दे रहा है तो आप समझिए कि वो बच्चा आगे चल करके वो जो इन्वेस्टमेंट उनका है उसको ब्याज सहित निकालेगा। और इसीलिए हम ये मांग करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूलों का एक पूरा चक्रजाल देश के अंदर बिछा हुआ है, बिहार के अंदर बिछा हुआ है, उसके खिलाफ एक कठोर कानून यहां से सदन से पारित हो, उस पर अंकुश लगाया जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सरकारी स्कूलों की स्थिति। सरकारी स्कूलों की स्थिति पे हम ये कहना चाहेंगे कि वहां की जो पढ़ाई लिखाई है वो बेहद घटिया किस्म की है। वो अदृश्य पढ़ाई लिखाई है, और जब हम अदृश्य पढ़ाई लिखाई उसको कह रहे हैं, अधूरा कह रहे हैं, तो उसका एक रिपोर्ट बिहार सरकार का रिपोर्ट है 8 सितंबर 2018 को प्रकाशित एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के भीतर जो स्कूलों में उपस्थिति होती है बच्चों की वो एवरेज 28% है, सिर्फ 28%। 11वीं और 12वीं के बच्चों का जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो 3.67%, 3.67% 11th और 12th में बच्चे अटेंडेंस